नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर। यहां मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न सीजी व्यापम और CGPSC की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सर्वाधिक पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सर्वाधिक पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। सिंघनपुर कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में है। तो वहाँ से जो है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, वो गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पर जो चित्र बनाए थे वो प्राप्त हुए हैं। तो सिंघनपुर याद रखना है, रायगढ़ जिले में है। अगर जिला देता है तो रायगढ़ लगाना है, स्थान पूछेगा तो सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ताम्रयुगीन पुरावशेषों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? ताम्रयुगीन बोल रहा है। तो ताम्रयुगीन पुरावशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो एक फेमस जगह है दुर्ग में, धनोरा। धनोरा कहाँ पर है? दुर्ग जिले में है। तो वहाँ से जो है बहुत सारे ताम्रयुगीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दुर्ग में ही कुछ और स्थान है, जैसे कि एक हो गया सोरर, एक हो गया चिरहुरी, चिरहुरी, उसके बाद हो गया कबराहाट। ये सब भी जो है दुर्ग जिले में है और यहाँ से भी ताम्रयुगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्पेशली आपको धनोरा याद रखना है। उसके बाद सोरर, फिर चिरहुरी, फिर कबराहाट, सब दुर्ग में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस स्थान से महापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? महापाषाण काल मतलब जो दक्षिण में चला था महापाषाण युग। इसमें क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, उसको जब दफन किया जाता था तो उसके कब्र के ऊपर चारों तरफ जो है बड़े बड़े चट्टान रख दी जाते थे, मतलब बड़े बड़े पाषाण खंड रखे जाते थे। इसी कारण से इस युग को महापाषाण युग कहा जाता है। तो इसके कुछ साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो धनोरा। धनोरा वही दुर्ग जो अभी मैंने बताया, जहाँ ताम्रयुगीन पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो है महापाषाण युग के साक्ष्य भी मिलते हैं। दुर्ग में है धनोरा, तो यहाँ से जो है कई सारे पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, मतलब कब्र वगैरह। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, गढ़ घनोरा। गढ़ घनोरा ये कहाँ पर है? ये कोंडागांव जिले में। गढ़ घनोरा ये जो है धनोरा है दुर्ग में, और गढ़ घनोरा कहाँ पर है? कोंडागांव में है। तो इन दोनों स्थलों से महापाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, धनोरा दुर्ग और गढ़ घनोरा ये अपने कोंडागांव जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण काल में बस्तर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो बस्तर मतलब दक्षिण वाला जो भाग है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो रामायण युग में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अभी रामायण का प्रसारण हो रहा था, टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा। तो दंडकारण्य कहा जाता था किसको? बस्तर को। और जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ संभवतः किस महाजनपद का अंग था? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिस समय गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जी थे उस समय। तो उस समय 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में से हमारा छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का अंग रहा होगा, ये आपको बताना है। तो चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद का हिस्सा रहा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि आगे चल करके छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम जो है चेदीसगढ़ हो गया होगा, और यही चेदीसगढ़ बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हो गया होगा, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध ने सिरपुर अर्थात छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो ये किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से ऐसे जानकारी प्राप्त होता है? तो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अवदान शतक। क्या नाम है? अवदान शतक। तो इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए थे। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? सिरपुर में। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चितवा डोंगरी पाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है? कई बार ये पूछा गया है। तो ये राजनांदगांव जिले में है चितवा डोंगरी, और ये एक मतलब पाषाणकालीन स्थल है, ये उत्तर पाषाणकालीन स्थल है जहाँ तक राजनांदगांव में ये है चितवा डोंगरी। तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मौर्य सम्राट अशोक, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने छत्तीसगढ़ के सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ से जानकारी प्राप्त
प्राप्त होती है। तो एक चीनी यात्री भारत आया हुआ था वेनसोंग, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था वेनसोंग। तो इसने जो है हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, सिरपुर आया हुआ था, मल्हार आया हुआ था। तो जब सिरपुर ये आया उस समय तो उसको वहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप दिखे थे, जिसका उल्लेख इसने अपने यात्रा वर्णन, इसने जो यात्रा वर्णन लिखा था जिसका नाम शिव की है, तो उसमें इसने लिखा है कि अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, श्री प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान चारों युगों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है? तो देखिए, हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, वो 4 युगों में बटा हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये 4 युगों की जो राजधानी है वो कौन सा स्थल रहा है, ये मतलब श्री प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार ये आपको बताना है। तो वो है आज का रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, जहाँ पर महामाया का मंदिर भी है और कलचुरियों की राजधानी रही है रतनपुर। तो ये जो रतनपुर है चारों युगों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है। 4 युग कौन कौन से थे? तो पहला होता है सतयुग। तो सतयुग में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दूसरा है त्रेता युग में रतनपुर को मणिकपुर के नाम से जाना गया। उसके बाद द्वापर युग में रतनपुर को हीरापुर के नाम से जाना गया। और अभी क्या चल रहा है? कलयुग में रतनपुर को रतनपुर के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सारी श्री प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में चित्रांगदपुर मतलब कि सिरपुर का शासक कौन था? जो सिरपुर है ना, आज का सिरपुर जो महासमुंद में है, तो ये जो है किसी समय में चित्रांगदपुर कहलाता था। कब? महाभारत काल में। तो वहाँ का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ का शासक था बभरूवाहन। ये कौन था? तो ये अर्जुन का पुत्र था बभरूवाहन, जो कि इस क्षेत्र में शासन करता था। चित्रांगदपुर उसकी राजधानी थी। अच्छा, जो रामायण है ना, तो राम के बाद जो कुश है उसको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राम ने जो है छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है दक्षिण कोसल, वो कुश को दे दिया था। इसी कारण से इस स्थल को कुश स्थली भी कहा जाता है। राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश, तो कुश को जो है छत्तीसगढ़ का शासन मिला था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में शिशुपाल कहाँ का शासक था? तो महाभारत काल में शिशुपाल ये चेदी महाजनपद का राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में सिरपुर बौद्ध धर्म का केंद्र था, यह बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म जो कि हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त था, तो हमारा जो सिरपुर है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो ये महायान शाखा से संबंधित था। तो ध्यान रखना, आप में से मतलब लगभग सभी को ये तो पता ही होगा कि सिरपुर बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान संप्रदाय से संबंधित था। और ये जो है एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये ना किसके होना चाहिए था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसके प्रभाव स्वरूप बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये है नागार्जुन, जो महान बौद्ध दार्शनिक थे ना नागार्जुन, तो उनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, नागार्जुन जी के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राजा के अनुरोध पर गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे? तो जिस समय गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ आए थे ना, तो उस समय यहाँ पर कोई विजय या फिर इन्हीं का नाम मिलता है विजय या विजयस नाम के कोई राजा थे। तो उनके निमंत्रण पर गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ आए हुए थे। अवदान शतक से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ आए हुए थे, सिरपुर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के किस स्थान पर बौद्ध स्तूप एवं मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो एक स्थान है, एक गाँव है भोंगापाल, नाम याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है, भोंगापाल। तो यहाँ से जो है बौद्ध स्तूप और बौद्ध धर्म संबंधी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में किन शासकों के आगमन के पश्चात बौद्ध धर्म का पतन होना आरंभ हो गया? तो जब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का आगमन होता है ना, उसके बाद बौद्ध धर्म पतन की ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो कलचुरी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब बिल्कुल विरोध किया, उसके लोगों को मारा काटा, ऐसा नहीं था, लेकिन उसको जो है संरक्षण नहीं दिया, कोई विशेष उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इस समय तक जो है छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन वैदिक धर्म कह लें या फिर हिंदू धर्म कह लें, वो मतलब काफ़ी अच्छे से हो गया था।
तो कलचुरियों के समय जो है बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया हमारे छत्तीसगढ़ में। किस विदेशी यात्री के विवरण से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने छत्तीसगढ़ में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, मतलब ये सिरपुर में। तो ये किसके द्वारा? वेनसोंग के द्वारा। वेनसोंग ने ही इसको मतलब बताया है। तो वेनसोंग के यात्रा विवरण से ही पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में अशोक द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन स्थलों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो 4 स्थलों का नाम आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है अक्कलतरा, जो कि जांजगीर चांपा में है, अक्कलतरा। दूसरा याद रखेंगे ठठारी, ठठारी ये भी जांजगीर चांपा में है। उसके बाद आपको याद रखना है तारापुर, ये कहाँ पर है तारापुर? तो रायगढ़ में है तारापुर। उसके बाद याद रखना है बार, ये भी तारापुर में है, मतलब रायगढ़ में है। तो 2 अकलतरा और ठठारी जांजगीर चांपा में, तारापुर और बार ये दोनों रायगढ़ जिले में हैं। इन चारों स्थलों से अपना क्या कहते हैं मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं चारों स्थलों से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी, रायगढ़ में तारापुर और बार मौर्यकालीन सिक्के इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थल से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है? अशोक का लाट, तो ये प्राप्त हुआ है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर है? सरगुजा, जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, तो वहाँ से जो है अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये भी, देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रणय कथा कहाँ उल्लिखित है? तो ये जो है सरगुजा, जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहीं पर 2 गुफाएं हैं, एक जोगीमारा। तो जोगीमारा की गुफा में देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रणय मतलब कि प्रेम का वर्णन है। जो देवदत्त है वो देवदासी सुतनुका से प्रेम करता था और उसको जो है प्रपोज करता है, लेकिन देवदासी सुतनुका जो है मना कर देती है कि मैं देवदासी हूँ और मुझे ये सब करने का मनाही है। तो जो देवदत्त है वो फिर जोगीमारा गुफा की पहाड़ियों में अपना किस प्रकार से वो देवदासी से मिला, किस प्रकार से वो उसको अच्छी लगी, सारा कुछ जो है इस गुफा में उसने लिख दिया है। तो जोगीमारा की गुफा इसका आंसर होगा, देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रणय कथा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ की किस गुफा में निर्मित है? तो ये सीता बेंगरा की गुफा में। ये देखिए, जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, उसमें 2 गुफाएं हैं, एक तो जोगीमारा की गुफा, दूसरी है सीता बेंगरा की गुफा। तो जो जोगीमारा की गुफा है वो देवदासी सुतनुका और देवदत्त वाली है, वहीं जो सीता बेंगरा की गुफा है ये है आपका प्राचीनतम नाट्यशाला। यहाँ पर जो है प्राचीनतम नाट्यशाला बनवाया गया है। जो देवदत्त था ना, उसको इसी नाट्यशाला के निर्माण के लिए बुलवाया गया था और यहीं उसकी भेंट जो है देवदासी सुतनुका से होती है। तो याद रखेंगे, सीता बेंगरा नाट्यशाला और जोगीमारा जो है देवदासी सुतनुका। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त मौर्यकालीन लेख किस भाषा व लिपि में लिखित हैं? तो मौर्यकालीन लेख किस भाषा व लिपि में लिखित हैं हमारे छत्तीसगढ़ से जो भी प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो सम्राट अशोक थे उनके जितने भी लेख भारत क्षेत्र से प्राप्त हुए, अभी जो वर्तमान जो भारत है, क्योंकि पहले तो भारत पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो अभी जो भारत है उसमें जितने भी अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उसकी भाषा क्या है? पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, भाषा है पाली, लिपि है ब्राह्मी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बालपुर और मल्हार से राजा अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, यह किस वंश से संबंधित था? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का बालपुर और मल्हार, बालपुर कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। मल्हार कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो यहाँ से जो है किसी राजा अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो यह किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है और इसी से पता चलता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र में रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, दार्शनिक नागार्जुन का छत्तीसगढ़ आगमन किस काल में हुआ? तो जो दार्शनिक नागार्जुन, इसका आगमन छत्तीसगढ़ में किस काल में हुआ? तो सातवाहनों के समय में हुआ था। तो देखिए, जो नागार्जुन है उनका संबंध भी छत्तीसगढ़ से रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा छत्तीसगढ़ के वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन एवं नल वंश के शासक व्याघ्रराज को परास्त किए जाने का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो समुद्रगुप्त था ना, जिसने दक्षिण भारत को जीता था, तो उसने हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को परास्त किया था। एक तो
वाकाटक वंश का महेंद्र सेन और नल वंश का व्याघ्रराज। तो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना उसके जो उसके कवि थे, राजकवि, जिनका नाम था हरिशेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति से ही हमको जो है व्याघ्रराज और महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त द्वारा हराए जाने का जानकारी प्राप्त होता है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन रोमन स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रोमन स्वर्ण मुद्रा, रोमन मतलब रोम का स्वर्ण मुद्रा। तो देखिए जो सातवाहन काल था ना, उस समय रोम के साथ उनका व्यापार होता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसी स्थल से रोमन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बिलासपुर के चक्करबेड़ा नामक स्थान से। बिलासपुर में है कोई चक्करबेड़ा नामक स्थल, तो वहाँ से जो है ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग के बानाबरद नामक स्थान से किन शासकों के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है? बानाबरद, दुर्ग का बानाबरद, तो यहाँ से जो है गुप्त शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, मौर्य शासक अशोक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यों के सिक्के, तो ये अपना अकलतरा हो गया, ठठारी हो गया, तारापुर हो गया और बार, वहाँ से प्राप्त हुए। वहीं गुप्त शासकों के सिक्के बानाबरद से प्राप्त हुआ है, बानाबरद दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, गुंजी शिलालेख का संबंध किस शासक से? गुंजी शिलालेख जो कि जांजगीर चांपा जिले से प्राप्त हुआ है, इसका संबंध किस शासक से है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो कुमार वरदत्त श्री, तो ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, कुमार, उसके बाद वर, कुमार वर दत्त श्री, ये जो है सातवाहन कालीन शासक था। तो इससे संबंधित है गुंजी शिलालेख जो कि जांजगीर चांपा में, कुमार वर दत्त श्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि कालिदास जी का छत्तीसगढ़ आगमन किस वाकाटक नरेश के समय हुआ था? तो जो महाकवि कालिदास जी थे, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो किसके समय में? तो वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाकवि कालिदास जी थे, इन्होंने अपनी रचना मेघदूत, उसकी रचना जो है छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहीं पर रहकर की थी। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जहाँ पर सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफाएं हैं, तो वहीं रह करके उन्होंने मेघदूत की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा जिले के ढबरा तहसील के किरारी नामक स्थान से प्राप्त काष्ठ स्तंभ का संबंध किस वंश से है? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ध्यान रखना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो जांजगीर चांपा के ढबरा तहसील के किरारी नामक स्थान से, इसीलिए इसको जो है किरारी काष्ठ स्तंभ कहा जाता है, जो कि सातवाहन काल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये किसका है ये किरारी स्तंभ लेख? तो मतलब किरारी काष्ठ स्तंभ, तो कुमार वरदत्त श्री, कुमार वरदत्त श्री, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक नरेश से करवाया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाकाटक और गुप्तों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, तो रुद्रसेन ये वाकाटक नरेश था। तो रुद्रसेन के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। और तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने किस वाकाटक नरेश को परास्त किया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नल है ना, जो बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, और वाकाटक जो कि मध्य भारत में शासन करते थे, तो इन दोनों के बीच काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। कई बार लड़ाइयाँ हुई, कभी नल वंश के शासक जीतते तो कभी वाकाटक जीतते। तो रिद्धिपुर अभिलेख जो कि नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन से संबंधित है, तो इसने किस वाकाटक नरेश को परास्त किया था ये बताना है। तो नरेंद्र सेन वाकाटक नरेश था, इसको जो है बुरी तरह से परास्त कर दिया, और इसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन वाकाटकों की, उसको जला दिया, मतलब नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के समय कौन सी रचना रची थी? तो मैंने बताया मेघदूत, तो उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वारा नल वंश का कौन सा शासक पराजित हुआ? तो इससे पहले मैंने बताया कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को परास्त किया। इसके बाद क्या होता है, वाकाटक वंश का शासक पृथ्वीसेन ये बदला लेने के लिए नलों के ऊपर आक्रमण कर देता है, और इस समय नल वंश का शासक था अर्थपति भट्टारक।
कौन था? अर्थपति भट्टारक। तो इसको बुरी तरह से परास्त कर देता है और नलों की राजधानी पुष्करी उसको नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखना किसने किसको परास्त किया। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की राजधानी थी। तो नलों की राजधानी क्या थी? पुष्करी। पुष्करी, तो इसको जो है जो वाकाटक थे उन्होंने नष्ट कर दिया था पुष्करी को। तो नलों की राजधानी पुष्करी थी। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरीय वंश के संस्थापक सरभ राज का वर्णन गुप्तों के किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का एक राजवंश था सरभपुरीय वंश, तो इसका जो संस्थापक था सरभराज, इसका उल्लेख गुप्तों के किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो एक गुप्त वंश का शासक हुआ भानुगुप्त, तो इसके द्वारा एक अभिलेख जारी किया गया था जो कि एरण से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में एरण, तो इसको एरण अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इसी एरण अभिलेख में सरभराज का उल्लेख मिलता है। ये एरण अभिलेख लगभग 510 ईस्वी का है और एरण अभिलेख जो है भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित प्रमाण एरण अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है सरभपुरीय वंश के संस्थापक सरभराज का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नल वंश का संस्थापक कौन था? तो नल वंश का संस्थापक कौन था? तो सिसुक। नाम याद रखना, जितने भी राजवंश है ना उसके संस्थापक पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासक स्कंद वर्मन ने किस वाकाटक नरेश को परास्त किया? तो नल वाकाटक संघर्ष काफी लंबा चला था, तो नल वंश का शासक था स्कंद वर्मन, तो इसने जो है वाकाटक नरेश देवसेन को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, राजिम अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राजिम अभिलेख, तो ये जो है नल वंश के शासक विलास तुंग से संबंधित है। तो देखो जो नल थे ना, उन्होंने जो है जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहाँ पर भी अधिकार किया था। तो विलास तुंग का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है राजिम से। विलास तुंग ने ही राजिम में राजीव लोचन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासक विलास तुंग द्वारा राजिम में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो वही राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम का बड़ा फेमस मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर। तो ये विलास तुंग द्वारा बनवाया गया था राजीव लोचन मंदिर को। तो ध्यान रखेंगे, राजिम अभिलेख और राजीव लोचन मंदिर दोनों जो है नल वंश के शासक विलास तुंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासक वराह राज के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नल वंश के शासकों द्वारा स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए थे। तो जो वराह राज है नल वंश का शासक, इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक स्थान है एड़ेंगा। ध्यान रखना, कई बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एड़ेंगा जो कि कोंडागांव जिले में है, तो वहाँ से जो है वराह राज के स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए, तो ये लोग सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के किन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए? एक तो वराह राज हो गया जिसने सोने के सिक्के जारी किए, दूसरा था भवदत्त वर्मन जो नलों के साथ लड़ा था, तीसरा था अर्थपति भट्टारक, ये भी वाकाटकों के साथ लड़ा था। माफी चाहूंगा, मैंने भवदत्त वर्मन को नलों के साथ लड़ा था कह दिया। तो वराह राज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक, इन तीनों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के शासकों की राजधानी थी। तो वाकाटकों की राजधानी थी नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की पहचान जो है नांदेड़ के रूप में की गई है। तो नंदीवर्धन वाकाटकों की राजधानी थी, नलों की राजधानी थी पुष्करी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं द्वारा धारण किया जाने वाला उपाधि भट्टारक छत्तीसगढ़ के किन शासकों ने भी धारण किया था? तो ये जो नल शासक थे ना, वो लोग भट्टारक की उपाधि धारण करते थे, जैसे कि अर्थपति भट्टारक। तो जो भट्टारक है ना, वो दक्षिण से लिया गया है पल्लव शासकों से। ऐसे ही भवदत्त वर्मन ने भी भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो ये जो उपाधि है ना, भट्टारक उपाधि, दक्षिण भारत के पल्लव शासक धारण करते थे, तो ये नलों ने भी धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो जो कुमार गुप्त था उसने जो है मयूर सिक्का चलाना शुरू किया था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आरंग से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, आरंग से मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि कुमार गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा छत्तीसगढ़ के किस शासक को परास्त कर व्याघ्र हंता की उपाधि धारण की गई थी?
तो ये है नल वंश के शासक व्याघ्रराज। नल वंश के शासक व्याघ्रराज को परास्त करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त है उसको व्याघ्रराज को परास्त करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत मुश्किल से उसको हराया। इसी कारण उसने जो है व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है पोढ़ागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये स्कंद वर्मन से संबंधित है। पोढ़ागढ़ अभिलेख स्कंद वर्मन। देखिए जो नल शासक थे ना उनके द्वारा बहुत सारे अभिलेख जारी किए गए थे, तो सबको याद रखना बहुत जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है नल वंश का वास्तविक संस्थापक किस शासक को माना जाता है? नल वंश का संस्थापक तो शिशुक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है वराहराज को। वराहराज वही जिसके स्वर्ण सिक्के एडिंगा से प्राप्त हुए हैं, एडिंगा कोंडागांव। तो वराहराज नल वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था? बौद्ध भिक्षुणियों मतलब कि जो महिलाएं बौद्ध धर्म में सम्मिलित होती थी, बौद्ध संघ में, उनको भिक्षुणी कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था? तो ये तुरतुरिया, याद रखना, तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। और आज भी तुरतुरिया में जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी के रूप में महिलाएं ही काम करती हैं। तो यहाँ पर जो है प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए विहार निर्मित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में बस्तर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में महाकांतर कहा जाता था। वहीं अपना क्या कहते हैं, रामायण काल में दंडकारण्य कहा जाता था। और महाभारत काल में महाकांतर अथवा खाली कांतर भी मिलता है, खाली कांतर। तो दोनों याद रखना है, कांतर अथवा महाकांतर। तो आज के 50 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।